साल 1901 का ये वो दौर था जब यूपी के मुरादाबाद जिले के हरतला गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने उसका नाम सुल्तान रखा। लड़का खाना बदोश जात में पैदा हुआ था। खाना बदोश मतलब वो जात होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता और वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। उस वक्त देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही अंग्रेजों ने देश में मजहब बदलवाने का सिलसिला तेज कर दिया था। अंग्रेजी सिपाही हमारे लोगों को पकड़कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बना रहे थे। सुल्तान के नाना ने उसे अंग्रेजों के कैंप में भेज दिया। सुल्तान ने देखा वहां अंग्रेज आम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। लोगों को पीट पीट कर उनसे मजहब बदलने के लिए कहा जा रहा है। सुल्तान को यह सब पसंद नहीं आया और वो अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कैंप छोड़कर भाग गया। 17 साल के सुल्तान के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो गई थी और वो नजीबाबाद के जंगल की तरफ चला गया। आज कहानी उसी लड़के सुल्तान की जो बाद में सुल्ताना डाकू बना। वही सुल्ताना डाकू जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों के कैंप से भागकर सुल्तान नजीबाबाद के जंगलों की तरफ गया। कुछ दिन वहीं गुजारे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक गैंग तैयार कर ली। गैंग तैयार होने के बाद उसने अंग्रेजों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों यूपी और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे। देहरादून में अंग्रेजी गवर्नर बैठा करता था और देहरादून पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, नजीबाबाद का जंगल। अंग्रेजी सेना का कारवां अक्सर उस जंगल से होकर ही गुजरता था। जब भी अंग्रेजी फौज खजाने से भरी गाड़ियां लेकर वहां से निकलती, सुल्तान उन्हें लूट लेता था। इसके अलावा सुल्तान ने उन सभी जमींदारों और सौदागरों को चुन चुन कर लूटना शुरू कर दिया जो अंग्रेजों का साथ देते थे। कुछ ही दिनों में सुल्तान अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन चुका था। जंगल से निकलने में उनकी रूह कांपने लगी थी। लूट और मारपीट की दर्जनों वारदातों के बाद जमींदार और अंग्रेज उसे सुल्ताना डाकू कहकर बुलाने लगे थे। लूट की कई वारदातों के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम हो चुकी थी और गुजरते वक्त के साथ उसकी गैंग भी बड़ी होती चली गई। अब उसकी गैंग में तकरीबन 100 से ज्यादा डाकू शामिल हो चुके थे। जानकार बताते हैं, सुल्ताना के पास एक ऐसी कला थी कि वो अपने मुंह के अंदर चाकू छुपाकर रखता था और वक्त पड़ने पर किसी का भी गला रेत सकता था। सुल्तान अंग्रेजों, जमींदारों और सौदागरों से लूटे हुए माल का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटा करता था। ये गरीब नजीबाबाद के जंगल के आसपास के गांव में ही रहा करते थे। इसके साथ ही सुल्ताना और उसकी गैंग के लोग जिस भी दुकानदार से अपनी जरूरत का सामान खरीदते थे, उन्हें उसका डबल पैसा दिया करते थे। सुल्ताना गरीबों को परेशान करने वालों को बहुत टॉर्चर किया करता था और यही वजह थी कि लोग उसके दीवाने होते चले गए। अंग्रेजों को लूटकर पैसा गरीबों में बांटने वाली बात देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गई। लोग सुल्ताना की इज्जत करने लगे। इधर अंग्रेजी पुलिस सुल्ताना को ढूंढने में लगी हुई थी। दिन रात मेहनत के बाद भी उन्हें सुल्ताना का कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल कोई भी शख्स उसके खिलाफ बोलने को तैयार ही नहीं था। लोग सुल्ताना की ढाल बन चुके थे और सुल्ताना की ताकत इतनी बढ़ने लगी कि अब वो अंग्रेजों की पूरी ट्रेन लूटने लगा था। देश के कोने कोने में उसकी दिलेरी के चर्चे होने लगे। साल 1920 तक नजीबाबाद से लेकर कोटद्वार और बिजनौर से लेकर कुमाऊं तक सुल्ताना का ही राज चलने लगा था। सुल्ताना जिसके भी घर लूट की वारदात करने वाला होता था, उसे पहले ही चिट्ठी भिजवा दिया करता था। उस चिट्ठी में लूट की तारीख और वक्त लिखा होता था। सुल्ताना तय तारीख और वक्त पर उसको लूट भी लेता था। इससे जुड़ा एक वाकया काफी मशहूर हुआ है। एक बार सुल्ताना एक जमींदार उमराव सिंह के घर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला था, जिसे उसने चिट्ठी के जरिए ये जानकारी उस जमींदार तक भी भेज दी, जिसे देखकर जमींदार बुरी तरह खींच गया। उसने अपने नौकर को वो चिट्ठी देकर पुलिस के पास शिकायत करने भेज दिया। जमींदार का नौकर जंगल के रास्ते
पुलिस के पास जा रहा था, तभी उसको सुल्ताना की गैंग के कुछ लोग मिले। गैंग के लोग पुलिस की ड्रेस में थे। उस आदमी ने उन्हें पुलिस जानकर वो चिट्ठी उन्हें दे दी। इधर सुल्ताना ने तय वक्त पर जमींदार के घर पहुंचकर सारा पैसा और माल लूटने के बाद सुल्ताना ने उमराव सिंह को गोली मार दी। इसी तरह वारदातों को अंजाम देते देते वक्त गुजरता गया और दिन ब दिन सुल्ताना की ताकत भी बढ़ती गई। अब सुल्ताना ने अंग्रेजों को लूटने की वारदातों का सिलसिला और तेज कर दिया था और इसी खौफ के चलते अंग्रेज 10 गुना सिक्योरिटी के साथ उस जंगल से गुजरने लगे थे। और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी सुल्ताना ने न सिर्फ उन्हें लूटा बल्कि बेरहमी से पीटा भी। सुल्ताना का आतंक अब इतना बढ़ चुका था तो अंग्रेजी हुकूमत प्रेशर में आ गई। अंग्रेजी हुकूमत के बड़े बड़े अफसरों ने उस वक्त कुमाऊं मंडल के पुलिस कमिश्नर पर्सी विंगम के ऊपर सुल्ताना को पकड़ने का दबाव बनाया। उन्होंने तमाम कोशिशें की लेकिन सुल्ताना को पकड़ने में नाकाम रहे। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने जंगल की नॉलेज रखने वाले तेज तर्रार जिम कार्बेट को बुलाया। वही जिम कार्बेट जिनके नाम पर रामपुर और उत्तराखंड में नेशनल पार्क का नाम है। जिम कार्बेट ने भी तमाम कोशिशें की। तमाम कोशिशों के बावजूद भी सुल्ताना उनके हाथ नहीं आया। एक बार उल्टा सुल्ताना ने ही जिम कार्बेट को घेर लिया। चाहता तो उसे मार देता लेकिन उसने कार्बेट को जिंदा छोड़ दिया। दरअसल सुल्ताना हत्या करने में भरोसा नहीं करता था। अब तक उसने सिर्फ एक जमींदार को ही जान से मारा था। हालांकि उसकी गैंग के लोगों ने कई अंग्रेजों की हत्याएं की थी। जब जिम कार्बेट भी सुल्ताना को पकड़ने में नाकाम रहा तो अंग्रेजी हुकूमत ने अपने सबसे जांबाज अफसर फ्रेडी यंग को बुलाया। 300 जवानों की एक स्पेशल टीम तैयार की गई। सिर्फ एक डाकू को पकड़ने के लिए अंग्रेजों के जरिए बनाई गई ये पहली इतनी बड़ी टीम थी। टीम को नई टेक्निक के हथियार सौंपे गए और 300 लोगों की इस टीम में 50 घुड़सवार भी शामिल थे। दरअसल सुल्ताना डाकू भी अपनी गैंग के साथ घोड़े पर ही चलता था। इधर सुल्ताना की गैंग के पास भी नई टेक्निक के हथियारों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसने भी अपने ये हथियार अंग्रेजों से ही लूटे थे। फ्रेडी यंग के साथ भी सुल्ताना की मुठभेड़ हुई। उल्टा फ्रेडी यंग ही सुल्ताना के घेरे में फंस गया। चाहता तो सुल्ताना इसे भी मार देता लेकिन जिम कार्बेट की ही तरह सुल्ताना ने उसे भी जिंदा छोड़ दिया। उधर अंग्रेजी फौज सुल्ताना को घेरने की तैयारी कर रही थी। इधर सुल्ताना ने जाने माने जमींदार खड़क सिंह के यहाँ डाका डाल दिया। लूट के साथ अंग्रेजों की मदद करने वाले खड़क सिंह की जमकर पिटाई भी की, जिसके बाद खड़क सिंह उसका कट्टर दुश्मन बन गया। पहले की मुठभेड़ों में पुलिस ने सुल्ताना के कुछ डाकुओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन डाकुओं को सजा माफ करने और इनाम देने की लालच दी। जो मान गए उनको पुलिस ने रिहा कर दिया और इन्हीं में से एक आदमी था मुनीम अब्दुल, जिसने सुल्ताना के साथ गद्दारी कर दी। मुनीम अब्दुल ने जमींदार खड़क सिंह को जानकारी दी कि सुल्ताना नजीबाबाद के कजली वन में रुका हुआ है, जिसकी लोकेशन मिलते ही फ्रेडी यंग ने जिम कार्बेट और 300 जवानों के साथ सुल्ताना को घेर लिया और इस हमले के लिए सुल्ताना बिल्कुल तैयार नहीं था। 14 दिसंबर सन 1923 को सुल्ताना को उसके 14 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। सुल्ताना को गिरफ्तार करने के बाद उसे नैनीताल जेल में ले जाया गया, जिसके कुछ दिनों के बाद उसे आगरा की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। करीब 7 महीने मुकदमा चलने के बाद उसे फांसी की सजा सुना दी गई। 7 जुलाई सन 1924 को सुल्ताना और उसके 14 साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। उसको पनाह देने वाले 40 लोगों को काला पानी की सजा दी गई। फ्रेडी यंग और जिम कार्बेट दोनों ने सुल्ताना को दिए जाने वाली फांसी की मुखालफत की। फ्रेडी यंग ने जज से फांसी रोकने की अपील भी की, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने नहीं माना। बड़े बड़े अफसरों ने उस पर झूठी हत्याओं के मुकदमे लगाकर उसे फांसी पर लटकवा दिया। फ्रेडी यंग और जिम कार्बेट सुल्ताना की शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ थे और सुल्ताना ने एक एक बार दोनों को जिंदा छोड़ दिया था, इसलिए वो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो नाकाम रहे। तो दोस्तों, ये थी सुल्ताना डाकू की पूरी जिंदगी की कहानी।